सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के विषय में पढ़ा था। आपने यह जाना कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक हानि पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जानकारी प्राप्त की है कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित और तूफान, भूकंप तथा चर्चा करेंगे। इन परिघटनाओं द्वारा होने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। 50.1 तड़ित। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर विद्युत खंभों पर चिंगारियां आपने देखी होंगी। यह परिघटना यह समय बहुत बढ़ जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। सेकंड में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते आपने देखी होंगी। तड़ित भी एक बड़े स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों की वजह नहीं समझ पाते थे, इसलिए वे तड़ित से डरते थे और यह सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के इकट्ठा होने पर तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, लेकिन इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 1600 ई पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ा जाता था तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप पॉलिस्टर या ऊनी वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि अंधेरे में इन वस्त्रों को आप उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी एक देख सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1752 में यह दिखाया कि तड़ित तथा आपने वस्त्रों में पैदा चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, लेकिन इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लगे। आगे हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ये आकाश में तड़ित से कैसे संबंधित हैं। विद्युत आवेशों की प्रकृति को जानने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। यह खेल आपने अवश्य खेला होगा। 50.2 रगड़ द्वारा आवेशन क्रियाकलाप। 50.1 बॉल पेन की एक खाली रिफिल लीजिए। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों या किसी धातु की वस्तु से स्पर्श न करें। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी
सूखी पत्तियां, भूसे एवं सरसों के दानों के साथ दोहराइए। अपने प्रश्नों को नोट कीजिए। प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ने पर यह कुछ विद्युत आवेश अजीरित कर लेता है। इसी तरह जब प्लास्टिक की कंघी सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश असर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। प्लास्टिक की कंघी तथा रिफिल को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन एवं बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का प्रयत्न करें। देखें क्रियाकलाप 50.2। क्रियाकलाप 50.3। दो गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस तरह लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारों को एक ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या पाते हैं? आइए हम अवलोकनों का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, लेकिन एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न है? क्या फिर यह कहा जा सकता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सज्जीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश धन आवेश कहलाता है। अन्य तरह के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यह पाया गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक सब्सट्रेट के पास लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके अनुसार प्लास्टिक सब्सट्रेट पर कैसे आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान सही है कि प्लास्टिक सब्सट्रेट पर ऋण आवेश होना चाहिए। रगड़ने पर पैदा हुए विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। छठी कक्षा से ही आप विद्युत धारा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है या तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं बल्कि आवेशों का प्रभाव ही है। 50.4 आवेश का स्थानांतरण। क्रियाकलाप 50.4। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के आकार के छोटा बड़े गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छेद बनाइए जिसमें धातु के पेपर विलप घुसाइए जा सके। चित्र 50.4 में देखिए। अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 cm गुना 1 cm साइज की दो पट्टी काटिए। चित्र में दिखाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस तरह घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए एवं इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए।
प्रश्न कीजिए, क्या होता है? क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई असर होता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या प्रत्येक बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण को उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं? प्रतिकर्षित क्यों करती हैं? एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश ग्रहण करती हैं। विद्युत की अच्छी चालक होती है। एक सामान्य आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे से परिकर्षित करती हैं एवं वे फैल जाती हैं। इस तरह की युक्ति का उपयोग यह जांच करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। यह युक्ति विद्युतदर्शी कहलाती है। विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? इसका ये आंसर बनेगा जांच करने के लिए किया जाता है कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। यह युक्ति विद्युतदर्शी कहलाती है। ये आंसर बनता है। हम इस तरह हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धनात्मक चालक द्वारा भेजना संभव है। पेपर क्लिप के सिरे को हल्के से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करने से आप पन्नी की पट्टियों में एक बदलाव देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने एवं पेपर क्लिप को छूने की क्रिया को दोहराइए। प्रत्येक बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को छूते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि छूने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर धरती पर चला जाता है। उस समय हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपरण कहलाती है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।